Hey everyone, so why we should embrace गांधीयन मॉडर्निटी। तो आजकल के वर्ल्ड में तो गांधीयन या गांधीज्म का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस हो गया है। आप देखो रशिया यूक्रेन वार में जो वायलेंस हो रहा है और जगह जगह जो करप्शन है, डिसऑनेस्टी है, चाहे आप कंट्री में खुद इंडिया कंट्री में आप देख लो। इनफैक्ट इंडियन सोसाइटी में करप्शन को एक एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। ठीक है, एक्सेप्टेंस यानी भारतीय समाज ने करप्शन को मान लिया है कि ये सही है। एक तरह से वो भले ठीक है उनको मानते हैं, वो अंदर अंदर बस उसको सही मानते हैं, भले बाहर से ना बोले लेकिन एक्सेप्टेंस है। तो और भी कई जैसे गांधी का जो ट्रूथफुलनेस है, नॉन वायलेंस है, फिर आपका जस्टिस है, सर्वोदय का जो कंसेप्ट है कि वो जो अंत में जो आदमी खड़ा है उसका भी उदय हो, उसी को सर्वोदय जो कंसेप्ट है। सेल्फ रूल का जो कंसेप्ट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उसमें आता है। फिर स्मॉल इंडस्ट्री जो कॉटेज इंडस्ट्री, तो हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे गांधी का जो रिलेवेंस है हम बात करते हैं, डीपीएसपी में काफ़ी सारे गांधी के आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है कि एक मिनट था, हाँ, सोशलिस्ट फेयर में जैसे अपोजिंग डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में क्या था, तो वे जो शूद्र थे उनको उन्होंने हरिजन का नाम दिया। हरि यानी ईश्वर, ईश्वर के जन। फिर वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने काम किया, कई सारे मैगजीन्स भी निकाले। और इनफैक्ट पूना पैक्ट में आपको पता है कि अम्बेडकर से भी भिड़ गए थे वे, और कहा कि नहीं, इनको अलग में इलेक्टोरल सीट नहीं दूंगा। ठीक है, इनको आना है तो हिंदू रिलीजन में ही इनको रहना होगा। तो फिर स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे। देखो तीन तरह के स्फेयर में बात करेंगे हम लोग, एक तो सोशल स्फेयर, पॉलिटिकल स्फेयर और इकोनॉमिक स्फेयर में। फिर सर्वोदय का कंसेप्ट है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी ये कंसेप्ट दिया था सर्वोदय का, कि सभी का उदय हो, वो जो अंतिम खड़ा व्यक्ति है उसका भी उदय हो। तो आप सोच रहे हो कि कितना वेलफेयरिस्टिक है ना। फिर जस्टिस का कंसेप्ट, वैसे इंडिया में जस्टिस तो आप देख रहे हो कि 4.5 करोड़ मामले अभी पेंडिंग है इंडियन कोर्ट्स में। तो फिजिकल लेबर करके वे कहते थे कि शारीरिक श्रम कीजिए, और ठीक है जरूरी है शारीरिक श्रम करना और अपना काम खुद करना। तो ये सब सोसाइटी में काफी इम्पैक्ट करता है। सिंपल लिविंग तो आपको पता ही है, उनका तो एक बहुत बड़ा नेचर था, चाहे वो कहीं भी आप किसी भी एक्सपेक्ट में आप देख लो। स्टेटलेस सोसाइटी की बात पॉलिटिकल स्फेयर में, उन्होंने हिंद स्वराज एक बुक भी लिखा था ना, हिंद स्वराज, जिसमें उनका पॉलिटिकल फिलोसफी इम्बेडेड है। उनका कहना था कि जो अभी हम इस पर बहुत सारा चर्चा करेंगे क्योंकि ये आर्टिकल जो है वो इसी के बारे में बात करता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जैसे सोशल फेयर में आर्टिकल 46 बात करता है वेलफेयर के लिए ना, आर्टिकल 46 पॉलिटिकल स्फेयर में आ जाते हुए कहते थे कि जो पॉलिटिक्स है ना वो एथिक्स पर बेस्ड हो, प्रिंसिपल पर बेस्ड हो, है ना। उनका एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है पॉलिटिकल को लेके। वे पॉलिटिक्स में रहते हुए भी केवल पॉलिटिकल नेचर के नहीं थे, उनका इन्फ्लुएंस सोशल में था, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक स्फेयर में था, इन्वायरमेंटल स्फेयर में था। वैसे जो मॉडरेट थे, कांग्रेस में मॉडरेट भी थे, फिर एक्सट्रीमिस्ट भी थे, है ना, उदारवादी। और जो हम लोग कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल थे, मॉडरेट में दादा भाई नौरोजी और फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोनों दोनों ग्रुप गांधी जी को रिस्पेक्ट करते थे, है ना। कितना मजेदार बात है। तो आप सोच रहे हो कितना डायनेमिक पर्सनालिटी है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों। और वैसे सूरत अधिवेशन में ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का क्या हुआ था, दोनों स्प्लिट अप हो गए थे 1905 में कि 1907 में, जो भी हो देख लेना एक बार। और 1916 के लखनऊ स्टेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस फिर से जुड़ गई थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में समझौता हुआ कि चलो नहीं साथ में रहते हैं, वैसा। तो आप देख रहे हो लिबरलिज्म, सहिष्णुता, उदारवाद, सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा कंसेप्ट। कहीं भी दंगा हुआ, नोआखली में वे अकेले जा रहे थे। इनफैक्ट माउंट बेटे ने कहा कि जहां सिंध प्रांत में हम लोग 55,000 फौजें लेकर उस समय जब भारत डिवाइड हुआ था 1947 में, तो काफी सारे राइट्स हुए थे। तो सिंध प्रांत में 55,000 पुलिस लेकर भी यहाँ राइट्स नहीं रुक रहे हैं, ऐसा माउंट बेटन कह रहे थे। लेकिन एक अकेला आदमी नोआखली में, जो भी वेस्ट बंगाल का एरिया है, वो वहाँ राइट्स न के बराबर है। ठीक है, तो ये उनका स्टेटमेंट है लॉर्ड माउंट बेटन का, ये मैं पढ़ रहा था। फिर सेल्फ रूल के बारे में, स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में इनका कंसेप्ट हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक स्फीयर में क्या है, तो कहा करते थे कि ठीक है साइंस टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, लेकिन हैवी इंडस्ट्री पे वे ज्यादा जोर नहीं देते थे। उनका मानना था कि ज्यादा जनसंख्या है तो स्मॉल इंडस्ट्री ही
ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा कर सकती है, जैसा कॉटन इंडस्ट्री। इनफैक्ट आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन भी आप जाकर देख सकते हो डीपीएसपी में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उनका एक बहुत बड़ा नेचर, वो काफ़ी प्रमोट भी करते थे। कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, उनका कहना था कि जो भी रिच पीपल है वो ये ना समझे कि ये उनका मनी है या उनका प्रॉपर्टी है, बल्कि वे उसके केवल ट्रस्टी हैं, कुछ देर के लिए उनके पास ये है और वे इसका उपयोग लोगों के वेलफेयर के लिए करेंगे। कुछ ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट पता है ना, कि ट्रस्टी हैं केवल वे केवल होल्डर हैं, ठीक है, ये उनका अपना नहीं है, ऐसा कंसेप्ट था। स्वदेशी, तो स्वदेशी आपको पता ही, तो अभी जो इंडियन गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत है वो स्वदेशी को ही लेकर है। तो आर्टिकल 38 में एक मिनट, तो स्वदेशी का कंसेप्ट जैसे चरखा वगैरह का जो कंसेप्ट था, खुद से खादी वस्त्र बनाना, तो वो भी स्वदेशी से रिलेटेड है। और अभी इंडिया का गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर भारत है जो कोविड के बाद आया, वो इसी से रिलेटेड है, स्वदेशी से ही। इस तरह से आप देख सकते हो। फिर आर्टिकल 51 में आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी, ये भी उन्हीं का है। फिर पंचायती राज, जो आर्टिकल 40 में पंचायती राज का कंसेप्ट है। और भी कई सारे, जैसे आर्टिकल 48 में क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात की गई है। फिर काउ स्लॉटर की बात नहीं की, कहा है कि काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए, ऐसा इसमें है आर्टिकल 48 में। और आर्टिकल 48A में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात हुई है। और भी कई सारे आर्टिकल्स हैं जो गांधी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, तो इस आर्टिकल पे अभी हम लोग आते हैं, काफी सारी चीज हो गई। तो इसमें के शंकरन जी, ठीक है, के शंकरन जी कहते हैं कि वायलेंस अभी भी नहीं वायलेंस कभी खत्म शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि हालांकि ये चाहते हैं कि ये खत्म हो। इनका कहना है कि हमारा जो सेल्फ इंटरेस्ट है एज ए ह्यूमन बीइंग, जब हमारी सेल्फ इंटरेस्ट एक दूसरे से टकराती है तब वायलेंस टेक प्लेस करता है। हम काफी बार नॉन वायलेंस की बात करते हैं, लेकिन हम उसे अचीव नहीं कर पाते हैं, केवल वो बातें रह जाती हैं। और फिर उनका आगे कहना है कि यही कहा कि सेल्फ इंटरेस्ट जब तक रहेगा तब तक शायद वायलेंस इनएविटेबल रहेगा। और बाद में वे कहते हैं कि जो स्टेट है, जैसे आपको पता है ना कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया हुआ, ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ये, ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। इसी से नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया। यूरोप में नेशन स्टेट का कंसेप्ट इसी से आया था। यानी कि नेशन स्टेट कहने का मतलब एक सीमित, एक बाउंड्री हो जिसमें एक कल्चर होगा और उसमें इलेक्टेड लोग होंगे या जो भी हो, और वे रूल करेंगे और प्रजा होगी। तो एक बाउंड्री होना चाहिए नेशन स्टेट का कंसेप्ट। लेकिन गांधी जी इसके अगेंस्ट है, ठीक है। जो रूसो ने कहा, जो हॉब्स ने कहा, ये जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जो लॉक ने कहा, उससे काफी अलग है गांधी। उनका कहना है कि नहीं, ये जो स्टेट है ना, ये सभी अधिकतर जो एवॉइडेबल वायलेंस है, एवॉइडेबल वायलेंस मतलब देखो, एवॉइडेबल वायलेंस का मीनिंग समझना होगा। एवॉइडेबल वायलेंस ऐसे वायलेंस जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। देखो, वायलेंस पूरी तरह से हमारे लाइफ में नहीं हट सकता है। वायलेंस भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, काफी सारे। जैसे हमारा साइकोलॉजिकल वायलेंस में आ गया, इकोनॉमिकल वायलेंस आ गया, लिंग्विस्टिक वायलेंस आ गया, कल्चर, रिलीजन, पॉलिटिकल एंड सोशल वायलेंस, एजुकेशनल वायलेंस, इन्वायरमेंटल वायलेंस। इसका भी अलग डिस्कस करूंगा। देखो, द हिंदू का एक और आर्टिकल भी है इस पे। ये देखो, गांधीज्म इज मोर रिलेवेंट टुडे सेज डोगलास एलन। तो इसमें इन्होंने तरह तरह के वायलेंस की बात की है। ज्यादा ब्रीफ तो नहीं है, लेकिन हाँ, इस तरह के। तो वायलेंस केवल किसी को मारना है, किसी को काटना नहीं, मेंटल वायलेंस भी होता है। तो उन्होंने कहा कि एवॉइडेबल वायलेंस हो सकता है, यानी कि बहुत सारे वायलेंस ऐसे हैं जिन्हें ना करे तो भी हमारा काम चलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्टेट है ना, ये जो राज्य है ना, जिसे हम देश, कंट्री कहते हैं, ये इम्बॉडीमेंट है किसका? एवॉइडेबल वायलेंस का। यानी ये कई तरह के वायलेंस करता है, ऐसे वायलेंस करता है ये स्टेट जिसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा। इसलिए इन्होंने रूसो, लॉक और ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया से अलग, जो उस समय यूरोपियन एलाइनमेंट के समय जो चीजें आई, उससे अलग इन्होंने कंसेप्ट दिया। वो कहा कि नहीं, स्टेटलेस सोसाइटी हो, स्टेटलेस सोसाइटी हो, समझ रहे हो, स्टेटलेस। देख लो, वैसे मार्क्सिज्म का भी यही कहना है। मार्क्सिज्म भी कहता है कि स्टेटलेस सोसाइटी हो, क्योंकि जो लोग पावर में है वे लोग इकोनॉमिक या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कैप्चर कर लेते हैं, और फिर बाद में क्या होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कैप्चर करने के बाद वे लोग खुद तो अमीर बन जाते हैं, इंडस्ट्रीज बन जाते हैं,
आप जानते हो ना कि इंडस्ट्रियल पोर्टेशन का कितना साठ गांठ रहता है, और फिर वे लोग लेबर को एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और यहाँ से तो इसीलिए वे कहते हैं, मार्क्सिज्म भी कहता है कि स्टेटलेस सोसाइटी हो, गांधी जी भी कह रहे हैं कि स्टेटलेस सोसाइटी हो, लेकिन दोनों में एक मेन अंतर है। मार्क्सिस्ट जो है वे वायलेंट तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं, कि वो कहते हैं कि नहीं, हिंसा से ही ये स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना हुई, लेकिन गांधी जी नॉन वायलेंस से कह रहे हैं कि नहीं, नॉन वायलेंस से, हिंसा से जो स्टेटलेस सोसाइटी पैदा होगी वो ज्यादा दिन तक शायद नहीं रह पाएगी। ठीक है, इसलिए अहिंसा से ही उसको किया जा सकता है। तो इसीलिए वे स्टेटस सोसाइटी कर रहे हैं, और इसी को उन्होंने स्वराज कहा है या खुदा राज। जब मुस्लिमों को संबोधित करते थे खुदा राज, जब क्रिश्चियन को संबोधित करते थे तो द किंगडम ऑफ गॉड कहते थे। ये देखो लॉ करूसो का नाम लिखा हुआ है ना यहाँ पर। और फिर ये आगे भी और भी इधर क्या, फिर सिंस ये प्रोफेसर फिलोसफी के हैं तो इन्होंने मेटाफिजिक्स वे ऑफ लाइफ का भी जिक्र किया, और कहा कि जो यूरोपियन इलाइटमेंट जो हुआ, यूरोपियन इलाइटमेंट आपको पता है ना, यूरोपियन इलाइटमेंट जो आया था, यूरोपियन रेनेसांस, उसमें कई बार मेटाफिजिक्स की बात की गई, और कई बार जानने की कोशिश हुई कि हम क्या हैं, क्यों हैं, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है। जैसे फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, फ्रेडरिक नीत्शे और भी कई यूरोपियन जो लेखक हैं उन्होंने इसके बारे में लिखा है। लेकिन गांधी बुद्ध की तरह, बुद्धा और सुकरात की तरह, ठीक है, सोक्रेटिस की तरह, वे कह रहे हैं कि नहीं, मेटाफिजिक्स पर ज्यादा ध्यान मत दो, एथिक्स पर ज्यादा ध्यान दो, एथिक्स वे ऑफ लाइफ पे ज्यादा ध्यान दो, एथिक्स वे ऑफ लाइफ पे, एथिक्स ऑफ वे ऑफ लाइफ पे जियो। ठीक है, और दूसरे के लिए सिर्फ सेल्फ सेंटर नहीं बल्कि अदर सेंटर, ठीक है, दूसरे के लिए भी करो। तो इस तरह से क्या होगा कि एक अदर सेंटर आपके अंदर स्टार्ट होने लगेगा, यानी सेल्फ सेंटर से हटकर आप अदर सेंटर आपका होने लगेगा, और फिर आपको शायद एक मतलब एक क्लियरिटी आने लगेगा कि आप ट्रूथ को देख सको, एक क्लैरिटी आने लगेगा कि आप ट्रूथ को देख सको, जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसको आप देख सको। ऐसा बोल रहे हैं वे, कौन, गांधी, बुद्ध और सुकरात की तरह ही बोल रहे हैं कि नहीं, ये सब मत देखो कि अभी किस लिए आए, क्यों आए, ये सब बहुत रहस्यमय है। अभी आप एथिक्स वे ऑफ लाइफ से जियो, जैसे ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, सर्वोदय, जस्टिस, ठीक है, और भी कई सारे उसके, तो आप दूसरों के लिए भी करो, अदर सेंटर बनो, और अदर सेंटर से आपके अंदर धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगेगा, और उसी क्लैरिटी से आपको अल्टीमेट ट्रूथ का पता चल पाएगा। तो ये चीज यहाँ पर कह रहे हैं, जहाँ अपरिग्रह मतलब होता है नॉन पोजेशन। आगे वो स्टेट की भी निंदा करते हैं, कहते हैं कि स्वराज की स्थापना हो, कोई आपको, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारा उसी का कंसेप्ट है कि स्टेटलेस सोसाइटी बनाना। वैसे इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहुत ही कमजोर है, जैसा कि आपको पता है, उनके पास पर्याप्त फंडिंग नहीं है, और उस तरह के लोग भी नहीं है उसमें कि जो उसको चला भी सके, क्योंकि काफी कम, करप्शन भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए वे गांधीयन मॉडर्निटी जो है वो यूरोपियन मॉडर्निटी से अलग है। इन जैसे जो यूरोपियन मॉडर्निटी है वो लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम की बात करता है, जबकि गांधीयन जो है वो ट्रूथफुलनेस और नॉन वायलेंस की बात करते हैं। ये कितना फेमस था फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको याद होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789। इसमें 3 कंसेप्ट दिया गया था, फ्रीडम, है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लेकिन तो उस समय का ये यूरोपियन मॉडर्निटी अभी भी यही है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लेकिन जो गांधीयन मॉडर्निटी है वो क्या कहता है, नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस, पूरा नहीं लिख रहा हूं, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, ये देखो इनका अलग ही कंसेप्ट है, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, फिर जस्टिस, सर्वोदय और अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन। तो ये बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है। नॉन वायलेंस, ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी से ये अलग कंसेप्ट है, लेकिन वो काफी कुछ दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कंसेप्ट इनका ग्राउंडेड है। इस तरह से ये प्रोफेसर आगे लिख रहे हैं कि इनका मॉडर्निटी काफी अलग है, और नेशन स्टेट के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं और डायरेक्ट डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं। फिर हैवी टेक्नोलॉजी का यूज तो उन्होंने मना किया, लेकिन हाँ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और पैट्रियार्की को हटाना, ह्यूमन एम्पावरमेंट, है ना, समाज में शोषित वर्गों के लिए काम करना,
उनको ऊपर उठाने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने अदर नेम ऑफ गांधीयन मॉडर्निटी को कहा है इनलाइटेड एनार्किज्म। इनलाइटेड एनार्किज्म क्यों? क्योंकि स्टेटलेस सोसाइटी है ना। तो यूरोपियन मॉडर्निटी जो है वो एक क्रिमिनल आइडिया है, यहाँ तक उन्होंने लिखा है प्रोफेसर ने, के शंकरन ने, और कहा है कि इसी मॉडर्निटी की बदौलत जो यूरोपियन राष्ट्र हैं उन्होंने दुनिया भर में जो इंस्लेवमेंट किया, जो गुलाम बनाए, जैसे इंडिया और भी एशियन कंट्रीज को गुलाम बनाया, साउथ अमेरिकन को गुलाम बनाया, उन सबको जस्टिफाई किया है मॉडर्निटी के बेसिस पर। कहा है कि हम इन लोगों को क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, हम इनको संस्कृति सिखा रहे हैं, है ना। यूरोपियन लोग जब गुलाम बनाते थे तो क्या क्या रीजनिंग देते थे दुनिया के सामने कि हम इनको संस्कृति सिखा रहे हैं, हम इनको मॉडर्न बना रहे हैं, हम इन पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं बल्कि इन पर दया कर रहे हैं, ऐसा। तो इसीलिए जो राइटर है ना वे यूरोपियन कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी को एक क्रिमिनल आइडिया मानते हैं। और प्लस में जो ये यूरोपियन कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी है ये काफी एक्सप्लॉयटेशन का भी एक सोर्स है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा कंज्यूमरिज्म है यूरोपियन स्टेट में। हाँ, एक लोग कितना ज्यादा चीजें कंज्यूम करते हैं। पर कैपिटा जो कार्बन एमिशन है यूरोपियन कंट्रीज में काफी ज्यादा है, इंडिया का तो काफी कम है। आप समझ रहे हो, पर कैपिटा एमिशन बोल रहा हूँ, टोटल नहीं, पर कैपिटा एमिशन। तो इस तरह से वहाँ कुछ जो वेल्थी राष्ट्र हैं वो सारे रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, जो कि गांधीयन कंसेप्ट से बिल्कुल अलग है। आप समझ रहे हो। तो ये जो अनसस्टेनेबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है ये थ्रेटन करता है वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ को भी। ठीक है, तो इस तरह से फिर इकोलॉजिकल भी है, क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो यूरोपियन कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी है ये एक्सप्लोटेशन पर बेस्ड है, क्रिमिनल आइडिया है, ह्यूमन का एक्सप्लोटेशन करता है। इनफैक्ट इन्होंने स्लेव भी ट्रेड किया। स्लेव ट्रेड भारत में कम से कम जो नीचे जाति के वर्ग के लोग थे इनके साथ छुआछूत जरूर हुआ, इनके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन कम से कम उन्हें ह्यूमन माना गया। उनके ठीक है ह्यूमन माना गया, उन्हें व्यक्ति माना गया, उन्हें पर्सन माना गया, ऐसा नहीं। और हाँ, स्लेव का भी कहीं कहीं जिक्र है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, लेकिन उस तरह का नहीं है। उन लोगों को जो शूद्र वर्ग था उनको कॉमोडिटी नहीं माना गया है कहीं भी, उनको ह्यूमन ही माना गया। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अनटचेबिलिटी हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो यूरोपियन देशों ने अफ्रीका से स्लेव ले जाकर पूरी दुनिया में ले गए, उनको एक सामान की तरह ट्रीट किया, उन्हें बेचा, उन पर अत्याचार किया, और ना जाने कितने आप उसका अकाउंट है, आप उस नॉवेल्स पढ़ो उस पर बेस्ड है, आपको पता चलेगा, मूवीज देखो पता चलेगा कितना अत्याचार हुआ है इस पर। तो और आपको पता है रिसोर्सेज का कितना ज्यादा ये लोग यूज करते हैं अपने बारे में, सेल्फ सेंटर्ड, हमारी एजुकेशन, वहाँ के एजुकेशन। तो ये जो गांधी जी का जो कंसेप्ट है ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, जस्टिस, सर्वोदय और अपरिग्रह, जिसमें ठीक है यानी नॉन पोजेशन, है ना, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। तो आजकल ये कितना इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, और गांधीयन मॉडर्निटी को क्यों अपनाना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो। और हाँ, इसमें आप इसको लिख सकते हो, किसको, एक मिनट, इनलाइटेड एनार्किज्म वर्ड का यूज कर सकते हो, काफी अच्छा रहेगा। और स्टेटलेस सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वो गांधी का है, क्योंकि गांधी जी मानते हैं कि स्टेट जो है ना वो उन चीजों पर भी हिंसा करता है जो जहां पर नहीं करना चाहिए। स्टेट इज द इम्बॉडीमेंट ऑफ अवॉइडेबल वायलेंस, ये लिखा हुआ है इसी आर्टिकल में, कहीं होगा एक लाइन। तो स्टेट को ही हटाओ और सेल्फ रूल लाओ, स्वराज लाओ। अगर नहीं होगा तब तक वायलेंस चलता रहेगा, ऐसा। तो इसीलिए आप इसको यूज कर सकते हो कहीं भी। आजकल तो गांधी जी का रिलेवेंस काफी बढ़िया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।